हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशमय होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको सिलेबस में अलग से पॉइंट आउट किया गया है। तो मैं इसीलिए इस टॉपिक आपके मानवाधिकार को लेकर आया हूँ, ताकि आपको इस वीडियो से लाभ जरूर मिले। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज शुरू करते हैं, जो कि एक संपूर्ण मास्टर क्लास में मैं लेकर आया हूँ, जो कि टॉपर नोट्स की दृष्टि से बनाए गए हैं। इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं और एमसीक्यू भी हैं, ताकि कुछ साथ ही साथ ये तैयार होते चले। ठीक है ना, तो रटना छोड़ो, समझ को तैयार करो, क्योंकि आपको पता है कि हिरण कौन सा घी खाता है, फिर भी घोड़ों से आगे निकल जाता है। तो हमें समझ तैयार करनी है। आगे हम देखते हैं। इसमें मैं आपसे बता दूं कि हर बार वीडियो में कोई ना कोई कमेंट में कुछ सवाल पूछता है, तो मैं उनका जवाब अवश्य देता हूँ। तो एक लड़का था जो बोल रहा था कि सर, अगर कंपटीशन के इस दुनिया में जब से मैं आया हूँ, मुझे कुछ ना कुछ लालच भी मिलता है। यानी कि कभी बोलता है कोई छोटी जॉब कर लो, 10-20 हज़ार रुपये की जॉब के लिए ऑफर भी आता रहता है, यानी कि एक लालच होता है। कुछ लोग ताने भी मारते हैं, और कभी कभी मैं बुरे परिणाम से भी डरता हूँ। तो उसके जवाब के लिए मैंने लिखा है कि चंद लालच और अन्य ताने और बुरे परिणाम के वजह से विचलित मत होना, बस लगे रहना उतना कि सांसें भी आपकी मेहनत की कर्जदार हो जाएं और माँ बाप भूल जाए आपके आनंद से। ठीक है, तो आपका जवाब मिल गया होगा। अब समय न गवाते हुए हम जल्दी से अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आप सबको बता दूं मैं कि जो ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार है, वो जो कंप्यूटर या फ़ोन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी की तरह है। जैसे स्मार्टफोन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, वैसे ही इंसान को सम्मान से जीने के लिए मानव अधिकार चाहिए। ये किसी देश से नहीं दिए हैं, ये आपके इंसान होने का एक इनाम है। अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें हम, तो इसकी परिभाषा मौलिक अधिकारों का वह समूह जो हर मानव का जन्म से प्राप्त होता है। इसकी समानता के बारे में बात करें तो यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, यानी इस पे इसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। इसकी सुरक्षा की बात करें तो इनकी रक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा की जाती है। ठीक है, मानव अधिकारों की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा की जाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात चली हो, जब भारत के स्तर पर बात चली हो, तो तब भारत का ही मानव आयोग है, तब वो रक्षा करता है। ठीक है ना, आगे इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो मानव अधिकार है, उसके लिए अलग अलग समय पर कुछ पीढ़ियाँ आई हैं, जिसने नियमों के साथ विकसित किया है मानव अधिकार को। ठीक है ना, तो जो पहली पीढ़ी है, जो 17 या 18 सदी के आसपास आई होगी, ठीक है ना, तो उसकी जो पहली देन थी, उस वो था नागरिक और राजनीतिक अधिकार। ठीक है, जो कि वोट देने का अधिकार था। अगर हम दूसरी पीढ़ी के बारे में बात करें, जो कि रोजगार और शिक्षा देने के लिए कहता था, ठीक है, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तीसरी पीढ़ी की बात करें हम, तो जो कि एक सामूहिक अधिकार है, जो स्वच्छ पर्यावरण और शांति का अधिकार होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि इसमें 3 पीढ़ियाँ आई थी। ठीक है ना, जो पहली थी वो 17 या 18वीं सदी के आसपास आई होगी। ठीक है, और उसमें क्या था, उसमें नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, जैसे वोट देने का अधिकार। यह समय था जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। ठीक है ना, आज़ादी के लिए थी। दूसरा था रोजगार और शिक्षा के लिए, और तीसरी पीढ़ी का जो शामिल किया गया था, इसमें स्वच्छ पर्यावरण और शांति का अधिकार शामिल किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम कि इसके लिए कुछ ब्लूप्रिंट है मानवाधिकार के लिए। ठीक है, तो मैं आपसे बता दूं कि 10 दिसंबर 1948 को दुनिया में एक महा अधिकार पत्र, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया, यह इंसानों के लिए सबसे बड़ा दिन था। कौन सा? 10 दिसंबर 1948 वाला। इसी दिन से मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि 1948 में ही मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना कि 10 दिसंबर 1948 को ही पहला मानवाधिकार दिवस नहीं मनाया गया था। इस दिन घोषणा हुई थी, इस दिन आयोग बना था, ना कि उस दिन 10 दिसंबर को दिवस मनाया जाने लगा था। ठीक है ना, तो यूडीएचआर के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि एक डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स के लिए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में हुई थी। ठीक है ना, और यूएनजीए की तीसरी बैठक में अपनाया गया था। इसकी मतदान के बारे में बात करें, वोटिंग, तो 48 देशों ने इसका समर्थन किया था, 8 इसमें अनुपस्थित रहे थे और 2 ने मतदान नहीं किया था। ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है ना, कि कितने देशों ने समर्थन किया था, तो 48 यानी 48 देशों ने समर्थन किया था, 8 अनुपस्थित रहे थे और 2 ने मतदान नहीं किया था। ठीक है, इसकी दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बार 1950 में मनाया गया था, 2026 में इसकी 48वीं वर्षगांठ होगी। ठीक है ना, इसके शॉर्ट ट्रिक देख लो, तो 48 देशों ने
1948 में हाँ की थी। फिर से बता दूं, 48 ने हाँ की थी, 8 अनुपस्थित रहे थे और 2 ने मतदान नहीं किया था। तो आगे देख लेते हैं हम, इसके टीम रोस्टर देख लेते हैं, यानी कि UDHR में प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे, ठीक है ना। देख लेते हैं, अगर मसौदा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो एलरोन रूजवेल्ट थे। कौन थे? एलरोन रूजवेल्ट थे। और ड्राफ्ट निर्माता के बारे में बात कर ले तो जॉन पीटर्स हम्पे थे। इसको ध्यान में रखकर चलना है, जरूर पूछा जा सकता है। और अगर भारत की तरफ से पूछा जाए तो भारत की तरफ से एकमात्र हंस मेहता थे, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हंस मेहता की वजह से ही घोषणा पत्र में ऑल मैन की जगह ऑल ह्यूमैन बीइंग लिखा गया, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं आपको कि हंस मेहता की वजह से ही घोषणा पत्र में ऑल मैन की जगह यानी ऑल मैन को रिप्लेस किया गया ऑल ह्यूमैन बीइंग से, ठीक है ना। नारी शक्ति को सलाम। आगे देख लेते हैं हम, यह दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में यानी कि UNIDHR जो है यह सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित होने वाला है, ठीक है ना। कितनी भाषाओं में? 577 से भी ज्यादा भाषाओं में इसको अनुवादित किया गया है। आगे हम देख लेते हैं कि इसका जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वो 1968 में था। 22 अप्रैल से 13 मई तक तेहरान में आयोजित हुआ था, ठीक है। जो दूसरे की बात करें हम तो 1993 में मानव अधिकार पर वियना घोषणा को अपनाया गया था। ध्यान रखना है कि कब मानव अधिकार को अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 1993 मानव अधिकार में घोषणा को अपनाया गया था, ठीक है ना। और नया कार्यालय बनाया गया था OHCHR, ठीक है ना। OHCHR के नाम से इसको जाना जाता है। मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय स्थापित किया गया था, ठीक है ना। तो 1993 में जो वियना में हुआ था सम्मेलन, जिसमें घोषणा पत्र को अपनाया गया था, ठीक है ना। तो उसी दिन नया कार्यालय भी अपनाया गया था। ध्यान रखना है कि नया कार्यालय 1993 में अपनाया गया था, ठीक है ना। फिर से बता दूं मैं आपको कि पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था 1968 में हुआ था। उसके बाद जब वियना में हुआ 1993 में, उसी में ही घोषणा पत्र को अपनाया गया और इसमें एक कार्यालय निश्चित किया गया, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, इसमें ट्रिक लिखी हुई है कि 68 में ईरान में गए थे, 93 में वियना से OP से लेकर आए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है 68 में क्या था? पहला सम्मेलन था। और 93 में क्या था? 1993 में वियना में हुआ था। उसमें क्या हुआ था? उसमें एक तो इसके घोषणा को अपनाया गया था और दूसरा इसके लिए एक ऑफिस बनाया गया था, ठीक है ना, जो कि मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि मानव अधिकार के संरक्षण के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई है, ठीक है। तो वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है जो, ठीक है, जिसका सिंबल है एक मोमबत्ती जलती हुई और उसके चारों तरफ एक वायर है, ठीक है ना। यह कोई सरकारी संस्था नहीं है, यह आम लोगों की एक वैश्विक फौज है जो सरकारों पर दबाव बनाती है, ठीक है ना। यानी कि एक संरक्षण बनाती है और ये कोई सरकारी बॉडी नहीं है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, जो कि लंदन में हुई थी। उसके संस्थापक पीटर बेनसेन है। हमको ध्यान में रखकर चलना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? यह एक नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, यह सरकारी बॉडी नहीं है। दूसरा, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और लंदन में इसका मुख्यालय है। पीटर बेंसन इसके संस्थापक थे। इसकी प्रकृति के बारे में हमने बता दिया कि यह वैश्विक है और गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंट है। इसका उद्देश्य है मानव अधिकारों की रक्षा करना। क्या इसको सम्मान भी मिला हुआ है? तो मैं आपसे बता दूं, हाँ, इसको 2 बार सम्मान मिला हुआ है। एक बार तो नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है जो कि 1977 में है, और एक बार संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी मिला है जो कि 1978 में मिला है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके ये सब समझ में आ रहा होगा। आप लास्ट तक बने रहे तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको ही याद दिलाने के लिए, ताकि ये आसानी से याद हो सके, इसलिए कुछ स्लाइड को डबल किया है ताकि इसी एक ही वीडियो में सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इसका जो लोगो है वो मैंने आपको बता दिया कि एक जलती हुई मोमबत्ती जिसके चारों तरफ एक कांटेदार तार है, ठीक है ना। कांटेदार तारों से लिपटी हुई एक मोमबत्ती जो कि जल रही है, या जुल्म के बीच उम्मीद को दर्शाती है। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं हम कि इसमें करंट अफेयर के बारे में बताया गया है कि एमनेस्टी ने जो COP30 है जो कि ब्राजील में हुआ था, में जलवायु न्याय की मांग की थी। इसको ध्यान में रखकर चलना है। आगे हम देख लेते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्योंकि भारत में यही संस्था है जो मानव अधिकार के लिए रक्षा करती है, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद इसकी प्रकृति जान लेते हैं। तो संवैधानिक निकाय है, यानी कि ये संवैधानिक नहीं है, इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है ना, पहले से नहीं था। एमनेस्टी दुनिया देखती है, लेकिन भारत के अंदर पुलिस या आपको कौन बचाएगा, ठीक है ना।
तो वो है NHRC। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो एमनेस्टी है जो मानवाधिकार की रक्षा करती है, और अगर भारत के अंदर देखा जाए तो वो NHRC है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम। यहाँ मैंने बताया हुआ है कि संवैधानिक निकाय वह है जो संसद के एक्ट कानून से बनता है, संविधान में पहले से नहीं होता। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष की बात कर ले तो पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे, और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वी रामासुब्रमण्यम है। इसका एक आदर्श वाक्य है जिसको मोटो बोलते हैं, वह सर्वे भवन्तु सुखिनः है। ठीक है ना, ये जरूर याद करके चलना है कि NHRC का मोटो या फिर आदर्श वाक्य क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है। ठीक है ना, इसका हमें पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा बताया है, वर्तमान अध्यक्ष सी रामा सुब्रमण्यम बताया है। ठीक है, एग्जाम के ट्रैप से अलर्ट होना है हमें। NHRC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये अगर पूछा जाए, क्या पूछ रहा हूँ, NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि भारत में जो मानवाधिकार है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मैं आपसे बता दूं इसका जवाब होगा कोई नहीं है। अभी तक कोई महिला इसकी अध्यक्ष नहीं बनी है, जानबूझकर इसको अलर्ट में डाला है ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो और इसमें थोड़ा भी समय ना ले कि इसमें अब तक कोई भी महिला शामिल नहीं है, कोई भी इसकी अध्यक्ष नहीं बनी है। आगे देख लेते हैं हम इसके केस स्टडी के बारे में जान लें तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण केस है जो कि पश्चिम बंगाल में बसु नाम के व्यक्ति थे, DK बसु, उन्होंने डाला था और थाने में संरक्षण के लिए उन्होंने ये बात बोली थी जो कि मानी गई थी। ठीक है ना, तो क्या पुलिस किसी को भी उठाकर पीट सकती है, तो जी नहीं, DK बसु केस ने थाने में आपके मानवाधिकार तय किए गए थे। ठीक है ना, तो पूछा जाए थाने में मानवाधिकार के लिए जो केस था वो किन के बीच था, तो DK बसु और पश्चिम बंगाल के बीच था। ठीक है ना, और ये 1997 की बात थी जिन्होंने थाने में संरक्षण या बचाव के लिए किया था। ठीक है, केस का नाम डॉक्टर DK बसु बनाओ पश्चिम बंगाल 1997 में प्रभाव थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देश जारी किए गए। ठीक है ना, उसके बाद हम देख लेते हैं सभी को एक साथ रखकर तुलना के आधार पर देखें। अगर स्तर पर देखें तो जो एमनेस्टी है, मैंने आपको बताया था कि वैश्विक स्तर पर जो मानवाधिकार के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है वो एमनेस्टी है, और भारत में वो NHRC है। ठीक है, तो स्तर क्या होगा इनका, वैश्विक और ये राष्ट्रीय यानी कि इंडिया का। इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो यह क्या है, यह गैर सरकारी है, और यह क्या है, यह संवैधानिक निकाय है, यानी कि यह संवैधानिक नहीं है, यानी कि पहले से संविधान में नहीं जुड़ा था। इसकी स्थापना की बात कर ले तो एमनेस्टी तो 1961 में, और यह हमारे 1993 में बना था। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो लंदन में है, और NHRC का हमारे इधर का कहाँ है, नई दिल्ली में। एग्जाम में अक्सर इन दोनों के मुख्यालय स्थापना में कंफ्यूजन होता है, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दूं मैं कि अगर एमनेस्टी पूछे तो यह वैश्विक स्तर की है, और NHRC यह केवल इंडियन के लिए है, नेशनल के लिए है। ठीक है ना, यह गैर सरकारी संगठन है और यह गैर संवैधानिक है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, NHRC की 1993 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन में है, जबकि NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब देख लेते हैं इसके कुछ 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं हमने कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि UDHR का ड्राफ्ट किसने लिखा था, तो मैंने आपको बताया था जॉन फिट्स हम्पी ने इसका लिखा था। हंस मेहता एकमात्र में तरफ से यानी इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले थे। ठीक है, सर भंतु सुखने किस संस्था का आदर्श वाक्य था, आपको बताया कि यह इंडिया के NHRC का वाक्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन मानव अधिकारों में क्या शामिल किया गया था, तो आपको पता है कि यह स्वच्छ पर्यावरण और शांति को शामिल किया गया था। DK बसु 1997 में किसका संबंध मुख्य रूप से किससे यानी पर्यावरण से है, या फिर थाने में पुलिस में जो मानव अधिकार होते हैं उनसे है, तो आपको पता है कि थाने में मार पिटाई से बचाने के लिए हमारा ये अधिकार DK बसु ने 1997 में पश्चिम बंगाल के साथ बनाया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। अब मानव अधिकार को अगर हम एक ही नज़र में देखें तो क्या है, मैंने बताया था आपको उसमें 3 पीढ़ियाँ थी। पहली पीढ़ी जो कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार बताती है, सेकंड पीढ़ी जो कि आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार बताती है, तीसरा सामूहिक स्वच्छ पर्यावरण शांत। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहली पीढ़ी में वोट का अधिकार। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इसका इतिहास। तो 1948 में पहली बार बनाया गया था जो कि पेरिस में था, और 10 दिसंबर को बनाया गया था। 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है 1948 से नहीं बनाया जाता। 1948 में अगर पूछा जाए कितने देशों ने समर्थन किया था, तो यह 48 देशों ने समर्थन किया था, 8 इसमें अनुपस्थित थे और 2 ने मतदान नहीं किया था। आपको बता दूं पहले बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा अनुवादित होने वाला है, जो कि 577 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हुआ है। उसके बाद वैश्विक स्तर पर जाने तो एमनेस्टी नाम की संस्था है जो मानव का अधिकारों का संरक्षण करती है। ठीक है, जिसके संस्थापक पीटर बेंसन थे। इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया है लंदन में था,
और भारत की दृष्टि में बात करें तो भारत में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि 1993 में स्थापना हुई थी और 12 अक्टूबर था। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद जो भारत में केस के बारे में बात करें तो 1997 में एक केस आया था जो DK बसु और पश्चिम बंगाल राज्य के बीच था, जिसमें किस चीज के लिए संरक्षण दिया गया था, थाने में मानवाधिकार संरक्षण, जो कि मार पिटाई से संबंधित था। ठीक है ना, तो आगे हम देख लेते हैं। भारत में मानवाधिकार आयोग और SHRG यानी कि स्टेट में ह्यूमन राइट्स और 2019 के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे। तो पहले हम इसकी बेसिस का फुल फॉर्म बता दें। जो बेसिक है कि NHRC का मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, CJI का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारतीय मुख्य न्यायाधीश, और SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। SHRC का मतलब है यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और SC हाई कोर्ट, आप सब जानते ही हैं। 2019 का संशोधन मानवाधिकार कानून में क्या बदला? यह संशोधन विधेयक लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था। इसको नोट कर चलना है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा है कि यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2019 का जो संशोधन था मानवाधिकार के कानून में कुछ बदलाव किया गया था, वह किसने पेश किया था लोकसभा में? तो वह अमित शाह ने पेश किया गया था। यह संशोधन विधेयक लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था। इसे 1993 के मूल अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि 1993 के मूल जो अधिनियम था उसमें परिवर्तन कब किया गया? तो 2019 में किया गया। लोकसभा में किसने पेश किया था? तो यह अमित शाह जी ने पेश किया था, ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है ना, तो पहले जो 1993 में जो बदलाव है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि बदलाव क्या हुआ। तो जो पहले 1993 में था, केवल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड CJI ही इसके अध्यक्ष बन सकते थे। ठीक है, लेकिन अब 2019 में ऐसा नहीं रहा। अब उसमें कोई भी जज, केवल रिटायर ही नहीं, कोई भी बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिटायर्ड न्यायाधीश, सॉरी रिटायर्ड तो है लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी इसमें अध्यक्ष बन सकते हैं। पहले जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष या 70 वर्ष था, लेकिन अब वो 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है। हमको ध्यान में रखकर चलना है। कितना कर दिया गया? अभी 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो वह इनके रिटायर होने की समय सीमा रखी गई है, जबकि पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष था। तो इसमें 2 परिवर्तन देखने को मिले। एक बार फिर से विजन करवा दूं। एक तो ये कि पहले जो अध्यक्ष थे वो केवल CJI बन सकते थे। अब 2019 के बाद CJI ही नहीं, यानी कि केवल मुख्य न्यायाधीश ही नहीं, अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं। रिटायर्ड दोनों में है। ठीक है ना, रिटायर्ड होने के बाद वो चाहे चीफ जस्टिस हो या फिर अन्य जस्टिस हो, कोई भी बन सकता है। दूसरा, कार्यकाल में परिवर्तन हुआ था। पहले 5 वर्ष था और अब घटाकर उसको 3 वर्ष कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, सरल भाषा में समझे तो अध्यक्ष पद के लिए दायरा बढ़ा दिया गया ताकि उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर यह अहम पद खाली न रहे। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम NHRC की टीम की स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 7 पदेन सदस्य होते हैं। ये 7 पदेन सदस्य का मतलब है किसी और आयोग से स्वतः ही पद को प्राप्त कर लेना। ठीक है ना, और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर इस आयोग में एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य मुख्य भूमिका में होते हैं। ये हमको ध्यान में रखकर चलना है। आगे देख लेते हैं हम किसकी नियुक्ति की समिति होती है जो नियुक्त करती है इन सदस्यों को और अध्यक्ष को। उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो मैं आपसे बता दूं, सबसे पहले तो इसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है ना, दूसरे केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी ध्यान में रखकर चलना है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि समिति बनाते समय विपक्ष के व्यक्ति नहीं होते, तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। किसकी? NHRC के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए। राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी होते हैं। अब जो ये समिति है जिसमें 6 व्यक्ति होते हैं, इसमें अध्यक्ष कौन होता है? समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। हमको ध्यान में रखकर चलना है। फिर से बता दूं, NHRC जो राइट कमीशन है उसके सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसको NHRC नियुक्ति समिति बोलते हैं। इसमें 6 सदस्य होते हैं। उन 6 में एक अध्यक्ष होता है और वह अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं हम। समिति में विपक्ष के मैंने नोट में डाला भी है कि समिति में विपक्ष के नेताओं को इसलिए रखा जाता है ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो और सत्ताधारी दल अपनी मर्जी से किसी की नियुक्ति न कर दे। ठीक है ना, उसके बाद देख लेते हैं हम कि NHRC की कार्यकाल क्या है, उसका निष्कासन यानी कि उनको हटाया क्या जाता है और उनकी मुख्य शक्तियां क्या क्या है। ठीक है, तो कार्यकाल के बारे में मैंने आपको बताया कि पहले कितना था, 5 वर्ष था, लेकिन अब वह 3 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, खास बात यह है कि पुनः नियुक्ति भी पात्र हो सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति 2 बार भी बन सकता है। पद से हटाने के लिए बात करें तो समय से पहले केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। उनका आधार क्या होगा हटाने का? तो दुराचार या फिर असमर्थता होगी।
मुख्य कार्य के बारे में बात करें तो मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करना, जेलों का दौरा कर बंदियों की स्थिति का निरीक्षण में सुधार करना, पीड़ितों को मुआवजे यानी हर्जाने की सिफारिश करना, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। मैं आपको फिर से यहीं पे बता दूं कि भारत में चाहे वो नेशनल राइट्स हो या फिर स्टेट्स का ह्यूमन राइट्स हो, उनमें किसी भी अध्यक्ष को हटाने के लिए यह अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। हमको कन्फ्यूजन होगा कि पूरे इंडिया में जो मानव अधिकार आयोग है उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति, और जो स्टेट में है हमको लगेगा वहां पे राज्यपाल होगा, लेकिन नहीं, हटाने की प्रक्रिया में केवल राष्ट्रपति का ही अधिकार होगा। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं हम कि ये जो NHRC है यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ना कि संसद में सौंपते हैं। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद खुद संसद में रखते हैं। ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट संसद में नहीं रखते हैं। आगे देख लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। पहले हमने पढ़ा NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ध्यान से रखकर चलना है, यह राष्ट्रीय है, यही राज्य है। ठीक है ना। इसकी स्थापना पूछे तो 7 अक्टूबर 2002 को SHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ है, जबकि NHRC का मुख्यालय मैंने आपको कहाँ बताया है, उसका मुख्यालय नई दिल्ली बताया है। ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मानव आयोग का लंदन बताया है। इसको ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है ना। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP मिश्रा है और वर्तमान में न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण है। ठीक है। अधिकार क्षेत्र बता दूं तो SHRC केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत आने वाले मामलों की जांच कर सकता है, यानी कि यह केंद्र सूची के लिए नहीं करेगा। ठीक है ना, समझे आप। तो ये क्या है, ये केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची, क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का ही हिस्सा होता है, इसलिए यह उसके अंतर्गत भी आएगा। हमको ध्यान में रखकर चला है केंद्र सूची में नहीं है, यानी कि इसका क्षेत्र केंद्र सूची के लिए नहीं बना है। ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं देश के कुल 28 राज्यों में SHRC की स्थापना हो चुकी है। ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम जो ट्रैप है वो है नियुक्ति और निष्कासन के लिए। फिर से बता दूं, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है इसके बारे में कि HSRC के मामले में छात्र अक्सर यहाँ गलती करते हैं। इसे ध्यान से समझे कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, उनको हटा कौन सकता है। तो SHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि NHRC के लिए राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। और उनके लिए एक समिति बनी होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसको हटाने की बात करेंगे तो पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, केवल राष्ट्रपति के पास है। जबकि हमको लगेगा कि यह स्टेट की है तो स्टेट का जो मुखिया राज्यपाल होता है वह इनको हटाने का कार्य कर सकता है। तो मैं बता दूं वो गलत होगा। हमको ध्यान में रखकर चलना है, केवल राष्ट्रपति के पास ही इनको हटाने का अधिकार है। अध्यक्ष की योग्यता, SHRC का अध्यक्ष बनने के लिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना आवश्यक है। जैसे पहले था NHRC में कि या तो CJI हो या अन्य न्यायाधीश हो। ठीक है ना। याद रखिए, राज्यपाल राज्य में नियुक्त तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल देश के राष्ट्रपति के पास होती है। ये मैं 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो नहीं भूलना है। ठीक है। तुलना के आधार पर देखूं तो अध्यक्ष की जो योग्यता होगी NHRC में वह है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या न्यायाधीश, SC का रिटायर्ड या मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति यहाँ पे राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है ना। पद से हटाना मैंने आपसे बताया कि राष्ट्रपति द्वारा ही NHRC के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा ही, राज्यपाल के द्वारा नहीं। कार्यकाल यहाँ पे 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यहाँ पे भी वही सेम है। ठीक है ना। रिपोर्ट सौंपना, यहाँ पे राष्ट्रपति को NHRC सौंपता है और राज्यपाल को SHRC सौंपता है। ठीक है। हमको ध्यान में रखकर चलना है। आगे देखते हैं, खुद को परख ले। कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए हैं ताकि हमें पता लगे कि जो हमने ऊपर पढ़ा क्या वो हमारे दिमाग में पहुंच रहा है, क्या वो याद हो रहा है, क्या उसको हम समझ पा रहे हैं। देख लेते हैं। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना कर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि यह 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो कर दिया गया है। अगर पहले बात करें 2019 से पहले तो यह 5 वर्ष या 70 वर्ष था। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2019 का जो ये विधेयक था किसने लोकसभा में पेश किया था, तो ये अमित शाह ने किया था, आपको याद होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति सिफारिश करने वाली 6 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। पहले तो याद करना है कि इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कितने सदस्यों की समिति होती है, 6 सदस्यों की समिति होती है। उसके बाद याद करना है कि अध्यक्ष कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि HSRC के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाने का कार्य किसके पास है। मैंने बताया था पद से हटाने का कार्य चाहे वो SHRC हो या फिर वो NHSRC हो। ठीक है ना। तो उसका अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। 2019 के संशोधन के बाद
एनएचआरसी का अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? केवल सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश? तो मैंने आपको बताया था कि केवल मुख्य न्यायाधीश ही नहीं, अन्य न्यायाधीश भी इसमें बन सकते हैं। केवल हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, केवल सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, ठीक है ना, तो ये इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें होगा चाहे वो न्यायाधीश हो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है ना, अगर वे सुप्रीम कोर्ट से है तो वे इसके लिए योग्य हैं। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग यूपी एसएचआरसी की स्थापना कब की गई थी? तो यह 7 अक्टूबर 2002 को की गई थी। अगर ये 1993 की बात करें तो यह एनएचआरसी था यार, ठीक है ना, यह राष्ट्रीय स्तर का था, यह स्टेट का है। 7 अक्टूबर 2002 जो कि उत्तर प्रदेश के लिए एसएचआरसी है। एनएचआरसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? इसको ध्यान में रखकर चलना है। प्रधानमंत्री के, सुप्रीम कोर्ट के, संसद के, सीधे दोनों शब्दों में, या फिर राष्ट्रपति। तो मैंने आपको बताया था कि वह सीधे नहीं रखेगा, वह राष्ट्रपति को सौंप देगा और राष्ट्रपति अपने आप उसको संसद में रखेंगे, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको पता है, ये मिश्रा जी थे, न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लोकसभा किसने पेश किया था? मैंने आपको बताया था कि ये कौन है? अमित शाह जी ने इसको पेश किया था। आगे देख लेते हैं हम। एसएचआरसी किन सूचियों के तहत आने वाले मामलों की जांच कर सकता है? तो मैंने आपको बताया होगा कि यह संघ सूची के लिए नहीं कर सकता, केवल राज्य सूची के लिए ही नहीं, क्योंकि इसमें संवर्ती सूची को भी शामिल किया गया है। तो राज्य सूची और संवर्ती सूची दोनों के लिए कर सकता है। उसके बाद देख लेते हैं हम। एनएचआरसी की संरचना में अध्यक्ष के अलावा कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5 सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है।